आपको पता है, देखिए जी, ये जो पास पेपर हैं ये हमारी ये 28 जून को पेपर हुआ था एनएलई का। उसके जो एमसीक्यू हैं वो सारी उनकी ये कलेक्शन है, ठीक है। तो इसको हमने हमारी जो बुक है एनएलई मेड इजी की, एनएलई मेड इजी, जिसमें हमने सारे जो पास पेपर हैं अब तक जो हुए हैं, उसको हमने जो पास पेपर एनएलई के हैं उनको हमने वो एमसीक्यू सारे जमा किए हुए हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है डिटेल से। पाकिस्तान में अ, आप जितनी भी एनएलई की बुक्स हैं, सबसे जो एक्सप्लेन सबसे जो ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशन है वो आपको एनएलई मेडिजी बुक में मिलेगी। सबसे ऑथेंटिक, आप जितनी भी बुक्स हैं वो उठा के देख लें, उसमें सबसे ऑथेंटिक जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको एनएलई मेडिजी बुक में मिलेगी। अब जो है, क्योंकि अभी एनएलई का इतना वो नहीं था, वो पीटीआई की हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत है, पीएमसी जा रही है, पीएमसी आ रही है, तो फिर इस दफ़ा हमने जो है उसको उस तरह अब हम एमसीक्यू को लॉन्ग एक्सप्लेनेशन में नहीं कर रहे, जो एमसीक्यू, और हमारी बुक भी कोई 1000 पेजेस की है, तो अगर हम दोबारा उसी तरह एमसीक्यू को विद एक्सप्लेनेशन डिटेल में ऐड करें तो हमारी बुक का साइज बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए हमने ये डिसीजन लिया है कि हम जो एमसीक्यूज हैं उनको वन लाइनर फॉर्म में लिखेंगे। तो वन लाइनर फॉर्म में लिखने के लिए आपने इसमें पार्टिसिपेट करना है। आपको तकरीबन हर एक एम्बेसडर को कोई 60 एमसीक्यू आएंगे, मतलब 60 लाइन्स। ज़्यादातर एमसीक्यू की वो बनी हुई है कि ये रेड रेड में लिखा हुआ है, ये इसकी की है, तो ये बनी हुई है। बस आपने क्या करना है, आपने इसको वन लाइन में ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखना है, इनको, और आप में से हर एक को तकरीबन मेरे ख्याल में 60 या 70 उसके लिहाज से एमसीक्यू आएंगे। लिखना किस तरह, जिस तरह के ये फॉर एग्जांपल ये उसने लिखा हुआ है कैल्सिटोनिन प्रोड्यूसिंग कार्सिनोमा, तो ये एमसीक्यू था जो एफसीपीएस में आया हुआ था, उसको उसने वन लाइनर में लिख दिया कि कैल्सिटोनिन कौन से कार्सिनोमा में, कौन सा कार्सिनोमा जो है, थायराइड कार्सिनोमा कौन सा है जो कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस करता है, तो उसने लिखा है मेडुलरी कार्सिनोमा और थायराइड। इसमें थायराइड नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपने, जाहिर सी बात है जब आप बनाएंगे तो आप लिखेंगे। तो आपने उन एमसीक्यू को जो उधर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, आपने इस फॉर्म में लिखना है। इस तरह लिखा है मेडुलरी कार्सिनोमा और थायराइड अराइज फ्रॉम, और किससे, तो ये आपने मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड अराइज फ्रॉम, ये एमसीक्यू था, ये आंसर था उसे असल में। तो आपने लिख दिया है पैराफोलिकुलर सेल ऑफ थायराइड। इस तरह गुड प्रोग्नोस्टिक थायराइड, तो ये इसे आप ये भी लिख सकते हैं कि बेस्ट गुड प्रोग्नोसिस ऑफ विच थायराइड कार्सिनोमा। तो पेपिलरी कार्सिनोमा थायराइड जो है, इसका जो प्रोग्नोसिस है वो सबसे बेस्ट होता है। तो इस तरह आपने ये जो एमसीक्यूज हैं, इस तरह आगे देखिए, मोस्ट कॉमन थायराइड कैंसर अराइज फ्रॉम फॉलोइंग। मोस्ट कॉमन जो कैंसर है थायराइड का वो कौन सा है, वो पेपिलरी कार्सिनोमा है, अमंग द फॉलोइंग। अच्छा, तो ये आपने उस जो इंफॉर्मेशन है उसको वन लाइनर में लिख दी है, तो ये कोई मुश्किल भी नहीं है। इस तरह इधर लिखा हुआ है, हमारे पास कलेक्शन है, आपने उसमें से जाना है। तो आपने ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इसको आपने वन लाइनर में लिखना है। इधर लिखा हुआ है 6 आवर्स बेबी प्रेजेंटेड विद द ग्रीनिश कलर वोमिटिंग आफ्टर फीडिंग एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन। तो बस ये एमसीक्यू है। तो इसको ये एमसीक्यू आया हुआ था, तो इसको आपने इसी तरह लिख देना है कि 6 आर बेबी प्रेजेंटेड विद द ग्रीनिश कलर वोमिटिंग आफ्टर फीडिंग एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन प्रेजेंटेड विद। तो इसी को आप इस तरह लिख दें, ये पहले ही बना हुआ है वन लाइनर, तो इसमें तो आपने कुछ ऐड भी नहीं करना, बस ये तो पहले ही बना हुआ है। तो बस आपने अगर कुछ एमसीक्यू होंगे जिसमें जो इंफॉर्मेशन होगी वो हैphazard लिखी होगी, सेंटेंस के स्पेलिंग की गलती होगी, या फिर जो ग्रामेटिक की गलती होगी, वन लाइन में जो एमसीक्यू लिखा हुआ है ना, तो आपने उसको ग्रामर के लिहाज से, स्पेलिंग के लिहाज से करेक्ट करके वन लाइनर फॉर्म में आगे लिख देना है कि उसका आंसर क्या बनता है। आई होप कि आपको समझ आई इसकी जो मैं बताना चाह रहा हूँ।
आप ये कोई मुश्किल तो नहीं है, आप लिख भी लेंगे। अगर नहीं समझ आया तो मैं उसको और एक्सप्लेन करता हूँ। जिस तरह कि ये लिखा हुआ है, कैल्सिटोनिन प्रोड्यूसिंग कैंसर मेडुलरी कार्सिनोमा। तो ये आप उसमें ये भी कर सकते हैं, या तो आंसर लिखने से पहले ये इक्वल का ये जो ये लगा दें, या आप आंसर लिख दें। तो मेरे ख्याल में इक्वल भी लिख देंगे फिर भी ठीक है, या एरो डाल दें, एरो करके आंसर लिख दें। तो इस तरह आपने 60 एमसीक्यू को लिखना है। मैं आपको बताता हूँ। आपका क्वेश्चन आया था। हाँ, जैसे की बनाते हैं, सिंपल की बनाते हैं। जी आगे है, ये देखें, उस ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जहां उसने आपको प्रॉपर दिया ही नहीं हुआ। ये अब स्टूडेंट ने जो एमसीक्यू हमें बताए हैं, रिकॉल बताए, वो प्रॉपर नहीं बताया हुआ। उसने कहा था ईआरसीपी के बारे में भी कुछ था। तो अब इन ये जो एमसीक्यू है जहां से आपको उसने कुछ बताया ही नहीं हुआ कि जी आपको इन्फॉर्मेशन ही मिल रही, एंड पे आप जब इनमें से आपने वो एमसीक्यू निकाल लेने हैं जो प्रॉपर हैं, उनको तो आपने वन लाइनर में लिख देना है। तो फिर एंड पे लिखना है इंपॉर्टेंट टॉपिक विच आर डिस्कस्ड इन विच आर डिस्कस इन द पेपर। उसमें आपने जिस तरह के ईआरसी, ये रीनल कोलिक के बारे में कुछ था, तो रीनल कोलिक लिख दें कि ये भी एमसीक्यू, इनके एमसीक्यू आए हुए थे, तो वो नाम नाम लिख दें। इस तरह कोई डायग्नोसिस अपेंडिक्स या कोई एक्यूट या कुशिंग डिजीज लिखा हुआ है, फिमोरल हर्निया, तो बस इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख के तो आपने वो फिमोरल हर्निया लिख देना। अब हमें उसने बताया नहीं हुआ कि उसने क्वेश्चन क्या आया हुआ था, उसका डायग्नोसिस पूछा हुआ था, उसका ट्रीटमेंट पूछा हुआ था, हमें नहीं पता उसने फिमोरल हर्निया में क्या पूछा हुआ था। तो बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख के, इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दैट पेपर, उसके नीचे आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये सारे लिख दें जो कि उसने डिटेल में नहीं बताया हुए। अगर अगर कोई ऐसा चीज है जिसकी बिल्कुल ही नहीं बन रही, जिस तरह के ये उसने लिखा हुआ है, ईआरसीबी के बारे में कुछ था, तो अब ये एक टेस्ट है ईआरसीबी, उसने बताया नहीं होता, इससे उसको नाम भी लिखें, कोई बात नहीं, इसको फारिग करवा दें। तो बस आपने इस इंफॉर्मेशन से वो चीजें निकालनी है जो काम की है। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, तो आप लिख दें डिजीज एसोसिएटेड विद ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। अब इसने लिखा हुआ ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, SIAH लिखा हुआ है, तो आप भी लिख दें डिजीज एसोसिएटेड विद ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, उसके आगे आ जाएगा एरो लिख के लिख दें SIADH। इसी तरह जो है ये लिखा हुआ है ब्रूसिलोसिस ट्रीटमेंट, तो उसका ट्रीटमेंट होता है रिफेम्पिन। तो आप लिख लें ट्रीटमेंट ऑफ ब्रूसिलोसिस, आगे एरो डाल दें और रिफेम्पिन लिख दें। या तो मेरे ख्याल में एरो सही रहेगा, या क्या लिखना चाहिए? एरो ये सही रहेगा, ये सही रहेगा, या फिर हम ये लिख दें आंसर के आगे ये चीज लिख दें, जिस तरह की ये रिफेम्पिन ट्रीटमेंट ऑफ ब्रूसिलोसिस। हाँ, तो अब जो हमारा डिसीजन हुआ है कि हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है लाइक ट्रीटमेंट ऑफ ब्रूसिलोसिस। अब ये साइन जो है RX नहीं लिखना, ट्रीटमेंट ऑफ ब्रूसिलोसिस, तो आगे आपने आंसर रिफेम्पिन लिख देना है। अच्छा, ये है फर्स्ट स्टेप ऑफ द एब्नॉर्मल ट्रामा, तो आपने फर्स्ट स्टेप ऑफ द एब्नॉर्मल ट्रामा ये लिख के, तो आपने आगे लिखना है आंसर, आंसर के आगे लिख देना है फास्ट स्कैन। तो ये आपने जो इन्फॉर्मेशन आगे पीछे लिखी हुई है, इसको आपने एक ग्रामेटिक के लिहाज से और तरतीब के लिहाज से आपने सही कर लेना है। और अगर आपको हो कि इसने इन्फॉर्मेशन, कुछ एमसीक्यू ऐसे भी आएंगे जिनका आंसर तो हमने लिख दिया हुआ है लेकिन उसमें इन्फॉर्मेशन कम होगी, तो अगर मसाल के तौर पे एक मेनिंजाइटिस का केस आ जाता है, तो आपको पता है मेनिंजाइटिस में हेडेक होती है, ठीक है, नेक स्टिफनेस होती है और फीवर होता है, और ये डायग्नोसिस बनता है मेनिंजाइटिस। और तो आपने क्या करना है, फर्ज किया उसने लिखा हुआ है कि जी नेक स्टिफनेस थी और हेडेक था, नेक स्टिफनेस था, मेनिंजाइटिस है। तो अगर आपको पता है यार फीवर भी होता है लेकिन इसने मेंशन नहीं किया हुआ, तो आप फीवर भी लिख दें कि पेशेंट प्रेजेंटेड विद हेडेक, नेक स्टिफनेस एंड
फीवर, व्हाट इज योर डायग्नोसिस। तो आपने आंसर लिख के आगे मेनिंजाइटिस लिख देना है। तो ये आपको तकरीबन कुछ ये आपको ठीक है, ये आपको डिवाइड कर देंगे। मेरे ख्याल में कुछ 60-70 एमसीक्यू बनते हैं या तो उसको आपने पहले ही आंसर लिखे हुए हैं। अगर किसी का आंसर नहीं लिखा हुआ तो आपने उसको सर्च कर लेना है और उसके मुताबिक उसको लिख देना है। आई होप कि आप कर